So one of the applications of Bohr's model is finding the ionization energy. Okay, to calculate the ionization energy. Now ionization energy को हम कैसे define करते हैं? We have already done ionization energy and it is defined as the energy required to remove the most loosely bound electron. ठीक है? The minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. अब यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है और कहाँ लेके जाना है? इट इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट N1 और वहां से इसको कहाँ लेके जाना है? ठीक है, आउटसाइड द एटम, मतलब एटम की विसिनिटी से बाहर, सो सम इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। सो N1 से हमें उसको N इन्फिनिटी पे लेके जाना है। ठीक है, तो कितना एनर्जी लगेगा? जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो बी द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स दैट इज E इन्फिनिटी माइनस E1, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं एक इनफाइनाइट लेवल पे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the ground state of an atom. ठीक है, energy required to remove an electron completely from the ground state of an atom, है ना? तो इसमें ध्यान रखना कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन और या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से उसको कहाँ लेके जाना है? रिमूव करना है, तो मतलब इनफाइनाइट लेवल पे लेके जाना है। सो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? दैट डेल्टा ई जो हम डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स बोलते हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स हियर रिप्रेजेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ई इन्फिनिटी क्या होगा? See, what is the formula? Minus 13.6 into z square upon n square. Now, if n is infinity, अगर n infinity है तो anything divided by infinity is 0. So minus 13.6 upon n square. n infinity है, so anything divided by infinity is 0. So E infinity will be taken as 0 minus फर्स्ट एनर्जी लेवल का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, इट इज माइनस 13.6। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है? 1 और ऑर्बिट भी क्या है? 1, तो N का वैल्यू भी 1 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज ऑल्सो 1, सो द वैल्यू इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा? क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट से उसको इनफाइनाइट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी पॉजिटिव 13.6। अब देखो ग्राउंड स्टेट तो n तो हमेशा 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन के लिए Z 1 है, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो Z विल नॉट बी 1, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन विल बी 13.6, बट हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हमें क्या कंसिडर करना है? Z भी कंसिडर करना है। ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो 13.6 प्लस 13.6 इंटू Z स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सो फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आयनाइजेशन एनर्जी विल बी 13.6 इंटू Z स्क्वायर, क्योंकि ऑर्बिट तो हमेशा 1 ही रहेगा, ग्राउंड लेवल से ही इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली हमने इनफाइनाइट लेवल पे लेकर जाना है। ठीक है,
Then there is one term ionization potential. So ionization potential कैसे define करते हैं? It is the potential applied on an electron which is at rest so that its kinetic energy becomes equal to its ionization energy. ठीक है, तो जब हम अगर आपको कहीं पर ionization potential दिया है instead of energy, the value remains the same, just the sign will change. Ionization potential is the potential applied on electron so that its kinetic energy becomes equal to ionization energy. तो ionization energy अगर x है, ठीक है, ionization energy का यूनिट्स क्या होता है, जैसे आपका किलो जूल्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ionization potential का यूनिट क्या होगा, सेम वैल्यू बट वोल्ट्स. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. आयनाइजेशन एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डिफाइन करते हैं. अगर पोटेंशियल दिया है, सो इट इज द पोटेंशियल विच इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट. सो जब वो मूव करने लगेगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट बिकम्स इक्वल टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सो अगेन द वैल्यू ऑफ Ip रिमेन्स द सेम एज IE. जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वही रहेगा, बस यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल का, वोल्ट्स. ठीक है, तो कहीं पर भी आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला है, सो यू हैव टू फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड यूज द यूनिट volts for potential. So ionization potential, just write it like this. अगर ionization energy x electron volt है तो potential will be same but the unit will be volt. Then what kind of questions are asked? Ionization energy of, suppose find the ionization energy of lithium to positive ion, या ratios of ionization energy पूछ सकते हैं. ठीक है, simple directly they can ask you IE or maybe the ratio. So direct formula हम use कर सकते हैं. IE is equal to 13.6 into Z square. So 13.6 into Z for lithium is 3. So 9 into 13.6. ठीक है, this value is positive because ionization energy is always endothermic. तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा. और 13.6 अगर हम यूज करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में वो मेंशन होता है कि E1 की वैल्यू कोई स्पेसिफिक आपको दी होगी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 या मे बी सम अदर वैल्यू. तो वो ये आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है. तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है. अगर कोई और वैल्यू है तो E1 की वैल्यू पुट करना है इंटू Z स्क्वायर कर लेना. ठीक है, सो दिस इज IE इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सिंपली वी हैव टू पुट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. फिर रेशियोज की टर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है, राइट. ओके, देन अगर इलेक्ट्रॉन, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, इट इज ऑलरेडी इन सम अदर एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, वो पहले से ही किसी एक्साइटेड स्टेट में है. सपोज दिस इज योर ग्राउंड स्टेट N1 एंड दिस इज सम nth लेवल. इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर किसी एक्साइटेड स्टेट में है और उसको हमने इनफाइनाइट लेवल पे लेके जाना है. ठीक है, तो अगर हमें उसको यहाँ से इनफाइनाइट लेवल पे लेकर जाना है, ऑब्वियसली जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज है वो कम है. जब हम उसको ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे लेके जा रहे थे तो डिफरेंस वाज मोर, सो मोर एनर्जी वाज रिक्वायर्ड. बट इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी इन सम एक्साइटेड स्टेट, सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी लेस. सो तो ये जो डिफरेंस है इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी की जगह बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में है, वहां से उसको इनफाइनाइट लेवल पे लेके जा रहे हैं, the difference of energies is called as ionization energy. But if already it is in some excited state, वहां से उसको
इनफाइनाइट लेवल पे लेके जा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज E infinity माइनस En. nth लेवल इज नॉट द ग्राउंड लेवल हेयर, बस ये फर्क है, ठीक है। अब E infinity तो जीरो रहता है, तो जो भी आपका nth लेवल है उसका एनर्जी पुट करेंगे, दैट इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ हमें n कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी nth लेवल हमने लिया था 1 ग्राउंड लेवल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल नहीं है, इट में भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, सो वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ n, सो इट इज प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो मतलब जो आपका एनर्जी ऑफ nth लेवल है वही फॉर्मूला यूज करना है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, ठीक है। तो द वैल्यू विल बी, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। सो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम, प्रीवियस केस में हमने लिखा था ग्राउंड लेवल, यहाँ पर फ्रॉम nth लेवल। So energy required to remove electron from nth level. ठीक है, 13.6 जब भी हम यूज करें तो रिमेम्बर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही आंसर आएगा, है ना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला वैल्यू है। सो अगर आपने जूल्स वाला यूज करना है देन यू कैन यूज द अदर वैल्यू, बाकी एक्सप्रेशन सब सेम रहेगा। ओके, देन दिस टर्म एक्साइटेशन एनर्जी। सो हमने एक्साइटेड स्टेट्स की बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से किसी मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, ठीक है, वी नॉट रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, बट एक्साइटेशन मीन्स कि उसको किसी हायर एनर्जी लेवल में सेंड करना है, नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, ठीक है। इट इज इन द ग्राउंड स्टेट, सो ग्राउंड स्टेट से किसी नेक्स्ट लेवल में जब हम उसको सेंड कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, और जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite an electron from ground state into some higher energy state। तो अगर हम उसको ग्राउंड स्टेट से किसी भी nth लेवल पर सेंड कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी चाहिए प्रोसेस के लिए दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 लेवल टू एनी nth लेवल। सो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल पर सेंड करते हैं, सो एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो अब जो भी दो डिफरेंट लेवल्स होंगे, व्हाट विल बी डेल्टा ई और एक्साइटेशन एनर्जी। सपोज हमने उसको भेजा थर्ड लेवल पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी विल बी E3 माइनस E1, बेसिकली डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। सो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 is the higher energy level and N1 is the ground level, ठीक है। तो N1 हमारा ground level रहेगा and N2 will be the excited state or the higher energy level, ठीक है। अब first excited state कौन सा होता है, first excited state is हाँ N2, ठीक है, ये तो ground state है, N1 means the ground state, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है दिस N2, इमीडिएटली नेक्स्ट वाला। तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर हमें डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बट दे हैव आस्क्ड यू द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मींस E2 माइनस E1। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अगर हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से रिलेट करना है तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स
इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया है, दैट इज n लेवल 3, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, सो ऑन। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन गया तो वहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। सो इट विल बी इक्वल टू E3 माइनस E1, राइट, एंड सो ऑन। थर्ड है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो दोनों का जो डिफरेंस है वहां से हम एक्साइटेशन एनर्जीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। लाइकवाइज जैसे एक्साइटेशन एनर्जी है वैसे ही एक टर्म हम यूज करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर एक्साइटेशन एनर्जी आपका x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा, सेम वैल्यू बट यूनिट क्या होगा, वोल्ट। So the potential which is applied to the electron at rest so that its kinetic energy becomes equal to its excitation energy. So again, excitation potential has the same value as the excitation energy but unit is volt. तो potential दिया है, energy दिया, confuse नहीं होना, value same ही रहेगा, ठीक है ना। Excitation potential and excitation energy will have same values but the unit will be different. Okay, so one question I'm giving for homework. 1 mole of hydrogen atom has write down a question based on this. One mole of hydrogen atom sample has one mole of hydrogen atom sample has 25% atoms in ground state, 25% atoms in ground state, 25% atoms in first excited state, atoms in ground state, 25% atoms in first excited state and remaining in second excited state, and remaining in second excited state, ठीक है। 1 मोल का 25% करना है। 1 मोल इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास, उसमें से 25% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ग्राउंड स्टेट में है, 25% एटम्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब एटम्स मींस एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आपने इलेक्ट्रॉन से रिलेट करना है, मतलब 25% इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और बाकी के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट the total energy required to remove all the electrons. See, when we use the term remove, तो उसका मतलब है कि एटम के इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाना है, एटम से दूर, मतलब इनफाइनाइट लेवल पे, ठीक है। सो व्हेन वी से रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम आयनाइजेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, गैसियस एटम से रिमूव कर रहे हैं तो मतलब उसको एक इनफाइनाइट लेवल पर लेके जाना है, ठीक है। तो पर इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी चाहिए, तो जो भी 25% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर है उनके लिए उतना टाइम्स हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में भी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट भी लग रहा है,
ठीक है. सो अगेन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सो बाइंडिंग एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, वहां से उनको इनफाइनाइट लेवल पे लेके जाएंगे. फर्स्ट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में वहां से उनको लेके जाना है. सो पर इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लग रहा है पहले वो फाइंड करेंगे, और फिर 25% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उनके लिए उतना टाइम्स फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन सम इट अप, दैट विल गिव यू द टोटल एनर्जी. आई होप इट इज क्लियर. समझ आ गया ये, ठीक है ना. सो ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल, E infinity माइनस E1, 25% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, तो उनके लिए इतना एनर्जी चाहिए. E infinity माइनस E1 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 25% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतना है. फिर 25% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स है they present in first excited state, which means they present in N2 level. तो उनके लिए एनर्जी कितना चाहिए, N2 से N इंफिनिटी लेके जाना है, तो डिफरेंस विल बी E इंफिनिटी माइनस E2. फिर जो बाकी के बच गए, कितने बच गए, 25 and 25 is 50, so 50%. so जो 50% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स बचे हैं वो प्रेजेंट है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू N3, वहां से इनफाइनाइट लेवल पे लेके जाना है. सो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इज E इंफिनिटी माइनस E3, और जो 50% ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए कितना हो जाएगा, उतना टाइम्स. सो टोटल एनर्जी विल बी सिंपली सम ऑफ ऑल द एनर्जीज. दिस विल बी द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड to remove all the electrons. ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या जिसमें भी आप E1 लेते हो तो 13.6 ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल सकते हैं. तो 25% ऑफ 1 मोल, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अभी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया. वाइस वर्सा भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल्स पे है, उनको ग्राउंड लेवल पर लेकर आना है तो कितना एनर्जी लगेगा. तो सेम कॉन्सेप्ट, आप जो एनर्जी डिफरेंस है वो निकालेंगे और कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो ग्राउंड लेवल पर आ रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड विद द एनर्जी डिफरेंस. सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट लेवल पर लेके जा रहे हैं, बट द क्वेश्चन कैन बी अदर वे अराउंड. हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, ये तो रिक्वायर्ड एनर्जी है. हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड to during the de-excitation of electrons from higher to lower level. ठीक है, so vice versa also we can ask you the question. So same करेंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड विद द एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, जो भी एनर्जी चेंज पर इलेक्ट्रॉन है. Now the other important usefulness of Bohr's model was that he was able to explain the line spectrum of hydrogen. So usefulness of Bohr's model क्या है? He was able to explain the line spectrum of hydrogen. बोहर ने क्या बोला कि जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लेते हैं, इफ यू रिमेंबर द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सो दिस हाइड्रोजन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड these hydrogen gas molecules they break up into hydrogen atoms. ठीक है, हमने जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो लिया था वो हाइड्रोजन गैस था, लेकिन जब हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं
तो these molecules they break up into individual atoms. So हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अभी जो हाइड्रोजन एटम्स है they absorb energy. So electrons get excited to higher levels. Electrons lower level से higher level पे चले जाएंगे because of the energy. And then when they get de-excited, they emit energy in the form of radiations. So the radiations which are emitted from the discharge tube, जब उनको आप रिसीव करते हो फोटोग्राफिक प्लेट पे, है ना, they pass through a slit and then received first pass through prism and then received on a photographic plate. फिर वो जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसका जब एनालिसिस होता है तो जो पैटर्न ऑफ रेडिएशंस वहां पर निकल कर आता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, राइट. सो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, सो बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया, व्हाई डू वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम, बिकॉज देयर आर सो मेनी हाइड्रोजन एटम्स, और इतने सारे एटम्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्साइटेशन होगी सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होगी. ठीक है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सपोज ग्राउंड स्टेट टू 4th लेवल जा रहा है, किसी और एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल टू मे बी 7th लेवल जा रहा है. सो बिकॉज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डिफरेंट, सो जब वो एमिट करेगा एक्स्ट्रा एनर्जी तो जो रेडिएशंस होंगी दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, और डिफरेंट वेवलेंथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो हाउ डिड यू एक्सप्लेन द द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी लाइंस इन द स्पेक्ट्रम. इस तरह से कि बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे एक्साइट होकर जाएंगे, और जब वो डी एक्साइट होंगे व्हेन दे कम बैक टू ग्राउंड स्टेट दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और क्योंकि वो अलग अलग लेवल्स पर है तो एनर्जी एमिटेड विल बी डिफरेंट. सो बहुत सारे डिफरेंट रेडिएशंस डिफरेंट वेवलेंथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस होगी. ठीक है, इसीलिए इतनी सारी लाइंस स्पेक्ट्रम में आ जाती हैं. So we'll just study the spectrums, then you'll be clear ki what are the different types of spectrum, but abhi I'm focusing on the line spectrum. So like suppose we have these energy levels. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई लेवल टू ग्राउंड लेवल आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम एनी हाई लेवल द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू द ग्राउंड लेवल N1. सो ऑल दीज लाइंस वर स्टडीड बाय लाइक डिफरेंट साइंटिस्ट. तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लाइंस है जो हाई लेवल टू ग्राउंड लेवल आता है, दे वर टर्म्ड एज लाइमन सीरीज. ठीक है, एंड दीज लाइज इन द UV region. These group of lines were found to lie in the UV region, and अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उसके बेसिस पे दिस इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज. अब किसी भी हायर लेवल से अगर वो N2 लेवल तक आ रहा है, सेकेंड लेवल तक फ्रॉम एनी हायर लेवल, सो द सेकेंड ग्रुप ऑफ लाइन्स वर स्टडीड बाय बार्मर, सो दे वर टर्म्ड एज बार्मर सीरीज, एंड दे लाई इन द विजिबल रीजन. So, ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है दे कुड बी उनको कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं और इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज दे लाई इन द विजिबल रीजन. सिमिलरली फ्रॉम एनी हायर लेवल अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 3rd लेवल पर आ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइंस अपीयर करेंगी दे लाई इन इंफ्रारेड, and after the name of scientist it is called as Paschen series, and they lie in the infrared region. So what is spectrum? Just a pattern of radiations की radiations जो emit हो रही है उनका एक पैटर्न. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है. So group of lines were observed for hydrogen atom. Paschen series lies in the infrared region. Infrared. So Paschen के बाद जितनी भी सारी सीरीज है वो सब infrared में है. They are in the far infrared region. So Lyman, Balmer, Paschen. Then the next one is bracket. Bracket. Then next one P fund.
The last one is Humphrey. Humphrey. So all this lies in the infrared region. ठीक है, पास्चन के बाद वाले सारे इंफ्रारेड में है, और एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए जो लोअर लेवल है N1 जिसको हम बोलते हैं, द लोअर लेवल दैट इज फिक्स्ड. Like for Lyman series, the lower level is 1 and the higher level can be any other level other than 1. So 2, 3, 4 so on. Balmer series के लिए the lower level is 2 and higher level can be 2 से ऊपर वाला 3, 4, 5 so on. Paschen series के लिए the lower level is 3 and the higher level can be 4, 5, 6 so on. Lyman, Balmer, Paschen, bracket के लिए lower level 4 है and higher level can be above 4 like 5, 6 so on. P fund, the lower level is 5 and higher level can be 6, 7, 8 so on. Humphrey, the lower level is 6 and higher level can be 7, 8 so on. ठीक है, for a particular series the lower level is fixed. ठीक है, जैसे लाइमन सीरीज जो यूवी रीजन में लाई करता है उसके लिए लोअर लेवल क्या है 1, बार्मर के लिए 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4, पी फंड 5, हम्फ्रे 6, और हायर लेवल उसके ऊपर वाले लेवल्स होंगे. अगर हम्फ्रे के लिए लोअर लेवल 6 है तो हायर लेवल्स विल बी 7, 8 सो ऑन. So Lyman, Balmer, Paschen, bracket, P fund, Humphrey. So these group of line corresponds to different regions. Lyman UV, Balmer visible, Paschen infra, bracket, P fund, Humphrey. They all lie in the far infrared region. They all lie in the infrared region. So depending upon the the name of the scientist who studied these groups of lines. So they have been divided into different series. Okay, अब यहाँ पर जो questions आते हैं, the questions generally asked are the total number of spectral lines. ठीक है, so Bohr was able to explain the line spectrum, जैसे भी हमने अभी मैंने explain किया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डी इतने सारे एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो डी एक्साइट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स डिफरेंट लाइंस विल बी प्रोड्यूस्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा उसमें डिफरेंट लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ट्रांजिशंस. सो उनको हमने ग्रुप कर दिया अकॉर्डिंग टू लाइक फिक्स्ड लोअर लेवल, तो इस तरह से डिफरेंट पॉसिबल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड. अब यहाँ पर देखो हमने जो हायर लेवल लिया वो क्या लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8th लेवल टू फर्स्ट लेवल ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये पॉसिबल लाइंस बन रही है. अब अगर हम इनको काउंट करें टोटल नंबर ऑफ लाइंस, सो सी जब 8 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, 8 to 1 ट्रांजिशन के लिए हमारे पास 7 लाइंस है. ठीक है, 8 to 1 ट्रांजिशन के लिए कितनी लाइंस है 7. 8 to 2 मतलब बेसिकली द डिफरेंस ऑफ टू लेवल्स that will tell you the number of lines. So 8 minus 1, 7 lines in the Lyman series. 8 minus 2, 6 lines in the Balmer series. 8 minus 3, 5 lines in Paschen. 8 minus 4, 4 lines in bracket. Likewise 3 in P fund and 2 in Humphrey. ठीक है? So difference of two levels will tell you the lines corresponding to that particular group of or series. लेकिन अगर total lines find करनी है तो टोटल कितनी लाइंस बन रही है देखो, 8 to 1 ट्रांजिशन के लिए हायर लेवल इज 8 एंड लोअर लेवल इज 1. टोटल नंबर ऑफ लाइंस, सिर्फ 1 के लिए नहीं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 8th लेवल टू फर्स्ट लेवल. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हम सीधा कर सकते हैं, इट इज
n into n minus 1 by 2. This is a direct formula, although you can calculate also. Total number of spectral lines is equal to n into n minus 1 by 2. n is the higher level और 1 ground level है. So 8 into 8 minus 1, that is 7 divided by 2. कितना आ गया? 28 है ना. देखो हमारे पास 28 लाइंस प्रोड्यूस होना चाहिए. यहाँ पर एक हमने लाइन जो स्किप किया है, इस बार मोर लाइन हियर 8 to 7. ठीक है. सो ये भी लाइन एक प्रोड्यूस होगा. जो हमने लाइंस लिखी है हमने एक्चुअली सीरीज के अकॉर्डिंग लिखी है, तो जो सीरीज के अकॉर्डिंग है वो 27 है, लेकिन 8 to 7 ट्रांजिशन इज ऑल्सो पॉसिबल. सो इफ यू काउंट इंक्लूडिंग दैट, जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन्स है वो 28 होगा. ठीक है. तो जब हम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन्स ले रहे हैं तो हमने हर पॉसिबल ट्रांजिशन लेना है. 8 to 7 भी ट्रांजिशन होगा, 8 to 6 भी हो रहा है, 7 to 6 भी हो रहा है. सो वो जो 8 to 7 है लास्ट ट्रांजिशन, दिस ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर, है ना. तो अगर हम सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस देखें तो देयर विल बी 28 लाइंस प्रोड्यूस्ड. तो जब भी एक्साइटेशन हो रहा है फ्रॉम हायर लेवल डायरेक्टली टू ग्राउंड लेवल, तो जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस है दे कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला n into n minus 1 by 2. 28 lines will be there, or you can draw them like this. ठीक है. अब अगर सपोज फर्स्ट लेवल तक नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सपोज ट्रांजिशंस फ्रॉम 8 to 3, 8th लेवल से 3rd लेवल तक जो भी पॉसिबल लाइंस है वो लेनी है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8th लेवल टू 3rd लेवल ही आ रहे हैं, तो उनके पास चॉइस है. वो 8 to 7 आ सकते हैं पहले, 7 to 6, 6 to 5 और मे बी 7 to 4. तो ये वाली जो लाइंस है सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन में आएंगी. ठीक है. सो इफ द ट्रांजिशन इज फ्रॉम एनी हायर लेवल बट नॉट टू ग्राउंड लेवल, then the formula will be little different. So transition, suppose if we take n2 as 8 and lower level as maybe 3, so n2 to n1 transition हो रहा है but not to lower level, not to the ground level, then the total number of spectral lines will be different from the previous case. ठीक है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर ट्रांजिशन n2 to n1 लेवल हो रहा है एंड n1 इज नॉट द ग्राउंड लेवल, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2. n2 इज द हायर एनर्जी लेवल, जो कि इस केस में 8 है, लोअर एनर्जी लेवल इज 3. So 8 minus 3 is 5 plus 1, 6 by 2. So 6 into 5, 30 by 2, that is 15 lines will be observed. So what is the formula? n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 whole divided by 2. ठीक है. तो कितनी लाइंस बन रही है? 15 लाइंस. So we can see 3rd लेवल से ऊपर अगर हम लाइंस इसे काउंट करें तो 5 लाइंस यहाँ पर है, 4, 9, 12, 14, 15. So 15 लाइंस will fall between 8th लेवल एंड 3rd लेवल. ठीक है. जो भी पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे 8 to 3, उसके लिए कितनी लाइंस ऑब्जर्व होंगी? 15 लाइंस. सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फिर क्या यूज करना है फॉर्मूला? n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 whole by 2.
ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइंस, जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इनका वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला। सो यू सीन द क्वेश्चंस ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस। जस्ट रिमेंबर, अगर कोई भी पूछा है आपको, 2-3 लाइंस आपको दिया है एंड देव आस्क्ड यू कि कोई स्पेसिफिक कलर दिया है, मे बी कि रेड कलर के लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो रिमेंबर जो भी विजिबल रीजन में ट्रांजिशंस होंगे दे कॉरेस्पॉन्ड टू कलर रेडिएशंस, है ना। कलर कब नजर आएगा, अगर कोई भी ट्रांजिशन बारबर सीरीज में है, लोअर लेवल N2। तो अगर पूछा है कि रेड के लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा, रेड कलर के लिए, तो जिस ट्रांजिशन में लोअर लेवल 2 है, बारबर सीरीज, दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, आपको ट्रांजिशन दिया है 4 to 1, 3 to 2, 4 to 3 and maybe 2 to 1. These are the 4 transitions given to you and they'll ask you which transition will produce red color radiations. ठीक है, which transition will correspond to red color radiations? तो which transition will correspond to red color radiations? बताओ। अगर ये 4 ट्रांजिशंस है और इसमें से हमें फाइंड करना है कि रेड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रांजिशन है, विच ट्रांजिशन विल गिव रेड कलर रेडिएशन। सो कौन सा होगा, द वन विच लाइज इन द विजिबल रीजन। ठीक है, क्योंकि जो कलर रेडिएशन है वो विजिबल रेंज में होती है। सो कलर रेडिएशंस कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, जिसमें लोअर लेवल 2 है, जिसमें लोअर लेवल 2 है दैट लाइज इन द बार्मर रीजन एंड बार्मर जो सीरीज है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विजिबल रेंज। तो ये विजिबल रेंज में है, तो यहाँ पर हमें कलर नजर आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजिशन आपके विजिबल रेंज में है, विजिबल रीजन में है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर रेडिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बाकी क्या है, ये तो यूवी में है, यूवी में वी कांट सी द कलर, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू आईआर। सो यूवी एंड आईआर वाले ट्रांजिशंस हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो जो विजिबल रेंज में है दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड, उनके कलर दे कॉरेस्पॉन्ड टू कलर रेडिएशंस दैट वी कैन ऑब्जर्व। Okay. Now in order to calculate the wavelength of lines in hydrogen spectrum, Rydberg gave a formula that is called as Rydberg formula. So Rydberg formula is used to calculate wavelength of spectral lines of hydrogen and hydrogen-like species. ठीक है, Rydberg formula helps in finding the wavelength of spectral lines of hydrogen and hydrogen-like species. So what is the formula? 1 upon lambda. See, nu bar is equal to 1 upon lambda, which is equal to r into z square, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Here n1 stands for the lower energy level and n2 stands for the higher energy level. Z is the atomic number of the atom. हाइड्रोजन का तो 1 ही है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के केस में we will have to consider Z. And R corresponds to Rydberg constant. तो इसको कैसे याद रखना है Rydberg को? 10, 9, 6, 7, 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसे इसको ध्यान रख सकते हो, 6, 7, 8, फिर उल्टा जाना है 9, 10। ठीक है, 6, 7, 8, then reverse 9, 10. So it's 10, 9, 6, 7, 8 centimeter inverse. Meters में it can be written as
1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर्स में क्या किया, 10⁵ और से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो यू कैन राइट इट एज 1.09678 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड देन सेंटीमीटर्स इनवर्स है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 zeros और आ जाएगा, सो 10⁻7 मीटर इनवर्स। दिस इज Rydberg constant. So from here we can find the wavelength of the spectral lines corresponding to hydrogen and hydrogen-like species. So note down the formula. ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, अब हमने यहाँ से वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है। सो वेवलेंथ कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सी इट्स 1/λ and we want to find wavelength of a particular line in maybe the hydrogen spectrum. So 1/λ है, तो जब हमें फाइनली लैम्डा निकालना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा। सो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू 1/r(z²) ब्रैकेट्स में ये पूरा आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। सो यू कैन ऑल्सो पुट इट लाइक दिस, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से जैसे गिवन है, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू 1/r(z²) 1/n1² माइनस 1/n2². Now 1/r, the value of, see we know the value of Rydberg constant, जब इसको 1/r की टर्म्स में लेते हैं तो ये रफली हमारे पास आता है 912 के बराबर। सो 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। z क्या है, z तो एटॉमिक नंबर है, उसका स्क्वायर तो हम आराम से कर सकते हैं, और 1/n1² माइनस 1/n2², दैट इज द लोअर एनर्जी लेवल एंड n2 कॉरस्पॉन्ड्स टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी पुट कर सकते हैं। अगर तो हमें r की टर्म्स में एक्सप्रेशन पूछा है देन इट इज ओके, बट अगर r की टर्म्स में नहीं पूछा है, सॉल्व करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, देन वी कैन यूज इवन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, बिकॉज 1/r इज लिटिल, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा टाइम लेता है, तो फिर आप डायरेक्टली 912 पुट कर सकते हो 1/r की जगह, Rydberg कांस्टेंट की जगह। हाँ, n1 हमेशा लोअर होगा, ध्यान रखना। इसकी एक्चुअली कैलकुलेशन जो होती है ना फ्रॉम दी, ये जो अपना एनर्जी का एक्सप्रेशन है वहीं से निकल कर आती है। जब हम अपना डेल्टा ई ट्रांजिशन का लगाते हैं, सपोज डेल्टा ई फॉर एनी 2 लेवल्स, सपोज E2 माइनस E1, ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम एनर्जी के एक्सप्रेशंस पुट करेंगे जो हमने वो z² n² की टर्म्स में निकाला है। सो व्हेन वी पुट दैट एनर्जी एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस होगा, जैसे E2 का जो भी एक्सप्रेशन है माइनस E1 का एक्सप्रेशन। अब E1 का जो ऑलरेडी वैल्यू है उसमें भी नेगेटिव आता है, ठीक है, जैसे E2 मतलब वैल्यूज अगर हम पुट करके देखें, जैसे देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे E2 का वैल्यू है -13.6 इंटू z² अपॉन n², n² इज 2, तो 2² माइनस E1 की वैल्यू क्या है, -13.6 इंटू z² अपॉन 1²। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारे पास नेगेटिव रहेगा और जो लोअर स्टेट वाला टर्म था वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से 13.6 कॉमन लेंगे
13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 13.6 जेड स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन अंदर पॉजिटिव टर्म कौन सा है, 1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो जो आपका लोअर लेवल है वो पॉजिटिव हो जाता है और हायर लेवल नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको ऐसे डायरेक्ट बताया। तो ये जो एक्सप्रेशन निकलता है दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर ओनली। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो यहाँ से हम 1/λ निकालते हैं, एच सी को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, फिर जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं एनर्जी के इन टर्म्स ऑफ जेड स्क्वायर एन स्क्वायर उनको यहाँ पुट करेंगे। सो हमेशा जो लोअर लेवल है वो पॉजिटिव आएगा और हायर लेवल नेगेटिव होता है, इसीलिए लोअर लेवल पॉजिटिव है, हायर लेवल नेगेटिव है। और जो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके आर आता है। ठीक है, तो आर, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके आता है। सो यहाँ पर हम सिर्फ 1/λ रखते हैं, रेस्ट एच सी वी टेक टू द अदर साइड, और इस तरफ पे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो मल्टीप्लाई करके वहां से ये कांस्टेंट निकलता है आर एच। तो जस्ट ट्राई इट आउट, राइट डाउन दी एनर्जी एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जो आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, और E1 का भी लिखो, फिर इस तरफ 1/λ निकालो, है ना, देन यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर आर एच। सो वहां से आर का भी एक एक्सप्रेशन आ जाता है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो एनर्जी के एक्सप्रेशंस जो हमने कैलकुलेट किए थे उनको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वहीं से आपका ये फॉर्मूला डिराइव होता है 1/λ। तो ये ध्यान रखना है हमेशा लोअर लेवल पॉजिटिव होगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2, एंड दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द लोअर लेवल एंड n2 रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल। अब जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम सम मे बी 4th लेवल टू ग्राउंड लेवल, तो क्या करेंगे, n1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, लोअर लेवल जो है 1 और n2 हो जाएगा 4। फिर ध्यान रखना है स्क्वायर भी करना है, ठीक है, 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो विल टेक Z as 1, इफ इट इज हीलियम 1 पॉजिटिव, सपोज हीलियम 1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर Z का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है और 1/r की जगह हम 912 पुट करेंगे। तो फॉर हीलियम Z विल बी 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, लोअर लेवल 1 है तो 1 स्क्वायर, और हायर लेवल 4 है तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ। ठीक है, then you can solve it and find the wavelength of the particular transition from 4th level to 1st level। जो भी ये ट्रांजिशन हो रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर 1st to 4th है, क्योंकि क्या होता है जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज रिमेन्स द सेम। सिर्फ फर्क क्या होगा कि अगर वेवलेंथ में तो हम साइन नहीं कंसिडर करते, अगर एनर्जी होता है तो एब्जॉर्प्शन के लिए पॉजिटिव लेते हैं, एमिशन के लिए साइन नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, एमिशन के लिए क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है एनर्जीज का, लेकिन डिफरेंस सेम रहता है। सो अगर यहाँ से ग्राउंड से इधर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन एनर्जी, वापस आ रहा है तो एमिशन। सो क्या होता है, ऑल्दो आप एमिशन को ऐसे ले सकते हो कि ये इनिशियल लेवल, ये फाइनल लेवल है, फाइनल माइनस इनिशियल, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज की एनर्जी जब एमिशन की है वो नेगेटिव आएगी और एब्जॉर्प्शन की पॉजिटिव। तो अगर आप डायरेक्टली भी लेते हो हायर माइनस लोअर तो वहां से करेक्ट आ जाता है एनर्जी की टर्म्स में भी। ठीक है, यहाँ तो आपने हमेशा ही n1 लोअर लेवल लेना और n2 हायर लेना है। एनर्जीज में हम कई बार ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली हायर माइनस लोअर लेवल ले सकते हो, बिकॉज डिफरेंस ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स विल टेल यू द एनर्जी। बस ये ध्यान रखना कि अगर एब्जॉर्प्शन एनर्जी है तो उतना एनर्जी यूज हुआ है तो पॉजिटिव, एमिशन एनर्जी है तो उतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। ठीक है, तो साइन विल बी नेगेटिव। तो ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप डिफरेंस ऑफ एनर्जीज निकालकर अलग से अपने आप उसको नेगेटिव ले सकते हो। है ना, दोनों तरीके करेक्ट है। फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं, जैसे E यहाँ से जा रहा है, दिस इज फाइनल लेवल, दिस इज इनिशियल, E4 इज द इनिशियल लेवल, E1 इज द फाइनल। तो E1 माइनस E4 भी लिख सकते हो, बस क्या होगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। या फिर आप E4 माइनस E1 भी लिख सकते हो, फिर बाद में अपने आप आपने साइन नेगेटिव लेना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। बट वेवलेंथ में हमने साइन नहीं कंसिडर करना, यूज दिस फॉर्मूला ओनली।
whether the photon is absorbed, whether it is emitted, the wavelength remains the same. ठीक है, is this clear? समझ में आ गया ये? This is a very important formula to calculate the wavelength of the spectral lines for hydrogen and hydrogen-like species. So उसमें और different cases आते हैं, so rest we'll do tomorrow. Take up the different cases in the next class.